हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और मैं अशोक जहांगीर आप सभी के साथ में आज एक नए विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। वैसे तो मैं रोज ही आपसे इंग्लिश के बारे में बातें करता रहता हूं, लेकिन आज मैं अपने विषय से अलग हटकर के बात करने वाला हूं। जैसा कि आप बैकग्राउंड पिक को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसकी बात करने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल इस पॉलिसी का सभी को इंतजार था। 2019 से लेकर के अब तक सुगबुगाहट चली आ रही थी, जिसके बारे में हम बात भी कर रहे थे। ठीक है, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज वो पॉलिसी हमारे सामने है, सभी लोग इसको जानना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपके हाथों में डॉक्यूमेंट्स इसके आते हैं जो कि अब आ चुके हैं, लगभग 108 पेजेस से भी ज़्यादा इसके पेजेस हैं। ठीक है, तो आपको थॉरली इनको स्टडी करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटा सा शब्द जो यहीं पे सामने लिखा हुआ है एजुकेशन, इसकी मैं आपसे जरूर पहले बात करूंगा कि एजुकेशन क्या है। ठीक है, यदि आप इस शब्द को समझेंगे तो फिर आप आगे समझ पाएंगे इस एजुकेशन पॉलिसी को। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, क्या देती है हमें एजुकेशन, इसके बारे में थोड़ा सा चंद मिनटों का एक कॉन्वर्सेशन अपन जरूर करेंगे। तो दोस्तों, एजुकेशन के बारे में मैं बात करूं तो उससे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन के इस कोटेशन में जरूर गौर कीजिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि शिक्षा का मतलब, एजुकेशन का मतलब अपने दिमाग को सिर्फ फैक्ट्स लर्निंग देना नहीं है कि आप सिर्फ फैक्ट्स को लर्न कर रहे हैं तो आप एजुकेटेड हो गए। नहीं भैया, एजुकेशन वो नहीं है। ठीक है, एजुकेशन का मतलब है आप अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए, ओके, प्रशिक्षित कीजिए इसको। ठीक है, तो एजुकेशन क्या है, हमें क्या देती है, पहले थोड़ा सा चंद अल्फाजों में इसके बारे में बात करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सफर बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला दोस्तों। ठीक है, और यदि आपको आज का सेशन पसंद आता है, इसको सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस पॉलिसी के बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं, सभी लोगों को जानना चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हैं तब भी, चाहे आप टीचर हैं तब भी, चाहे आप एक होम मेकर हैं तब भी, ठीक है, आप एक बिजनेसमैन हैं तब भी आपको इसके बारे में जानना है। हमारा मुल्क है, हमारी मुल्क की नई एजुकेशन पॉलिसी है, हमारे मुल्क की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है जो अभी रिवील हुई है 29 जुलाई 2020 में हमारे सामने आई है। तो बात करते हैं कि शिक्षा हमें देती क्या है, शिक्षा की इंपॉर्टेंस क्या है, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। देखिएगा, कुछ फैक्ट्स मैंने लिखे आपके लिए कि स्प्रेड्स अवेयरनेस। शिक्षा जो है वो जागरूकता बढ़ाती है, हमें जागरूक करती है, हमें ये बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, ये सारी बातें हमें एजुकेशन बताती है। दूसरा, हेल्प्स अस स्टैंड अप अगेंस्ट रॉन्ग फॉर द राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एजुकेशन अच्छा बुरा तो सिखाती है, हमें साथ में इतनी हिम्मत भी देती है कि अच्छाई के लिए हम बुराई के खिलाफ खड़े हो जाएं। और हमारा तो मुल्क जाना इसी बात के लिए जाता है। भगवान राम जो है वो रावण के खिलाफ अर्थात बुराई के खिलाफ खड़े हुए थे। ठीक है, तो एजुकेशन जो है हमें सिखाती है क्या, बुराई के खिलाफ खड़े होना, किसके लिए, अच्छाई के लिए। ठीक है, हेल्प्स प्रोग्रेस, इसके अलावा हमें तरक्की करने में मदद करती है। आप बिल्कुल न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं कि एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा जो आईएएस बना है, एक फला बच्चा जो कभी किसी लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ा करता था आईएएस बना, कलेक्टर बना, आईपीएस बना है। ठीक है, और एक गरीब परिवार से आया बच्चा, मिडिल क्लास से आया बच्चा धोनी बना है। ठीक है, ये सब आप पढ़ते रहते हैं। ये सब किसकी वजह से मुमकिन है, एजुकेशन की वजह से मुमकिन है। तो एजुकेशन के बारे में जरूर जानिए। आगे बात करते हैं, गिव्स अस अ हेल्दियर लाइफस्टाइल, और इससे कहीं बढ़कर के एजुकेशन जो है हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल देता है, एक बेहतर जीवन जीने की कला जो है हमें एजुकेशन सिखाता है। ठीक है, द वे वी लिव आवर लाइफ, ये सारी चीजें हमें एजुकेशन जो है देती है। हेल्प्स अस टू बी मोर प्रोडक्टिव, अर्थात हमारी जो स्किल्स हैं उन स्किल्स को और ज्यादा निखार करके सामने लेकर के आती है, हमें और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है दोस्तों। ठीक है, दुनिया में दो तरह के बच्चे होते हैं मेरे ख्याल में। एक तो वो जो कि बॉर्न टैलेंटेड है, गॉड गिफ्टेड है, अर्थात प्रतिभाशाली है। ठीक है, दूसरे होते हैं नॉर्मल टाइप के। ठीक है, हो सकता है आप और मैं उसी कैटेगरी में हो। ठीक, लेकिन एजुकेशन क्या करती है, आप में जो स्किल जो आप में नहीं है,
उस स्किल को आपके भीतर इनकलकेट करता है और उस प्रतिभाशाली बालक के समक्ष आपको ला करके खड़ा करता है। तो एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा हेल्प्स अस कनेक्ट अक्रॉस बॉर्डर्स, पूरी दुनिया से हमें तारतम्य में बैठाने में, संपर्क करने में हमारी मदद करती है, एजुकेशन करती, हमारी हेल्प करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गिव्स एम्पावरमेंट, हमें शक्तिशाली महसूस करवाती है। तो दोस्तों एजुकेशन जो है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात करें तो सुबह से लेकर शाम हो सकती है, शाम से रात हो सकती है, रात से फिर सवेरा हो सकता है, और ये क्रम अनवरत चल सकता है। क्योंकि एजुकेशन ये जो शब्द है इतना विशाल का है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि इसमें चंद शब्दों में बांध करके रखूं कि ये फला कुछ खूबियां हैं जो एजुकेशन में होती है, और हमारी वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है, जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी है, क्या वह इन सभी पैमानों पर खरा उतरती है? नहीं उतरती है तभी शायद ऐसा हुआ होगा, आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि हाँ बिल्कुल, ये जो पैमाने अभी अपन ने लिए हैं, जिनकी अभी अपन बात कर रहे हैं, उन पैमानों पर हमारी पुरानी जो शिक्षा व्यवस्था जो है, जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी है, वो खरा नहीं उतर पा रही है। इसीलिए एक नई शिक्षा पद्धति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इंट्रोड्यूस करी गई है, जिसे अभी 29 जुलाई को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो अभी रिवील नहीं हुए हैं, लेकिन वक्त के साथ में वो भी हमें रिवील होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो मैं बात आपसे कहने वाला हूं वो यही है, जैसे विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि यदि परिवर्तन सही दिशा में हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, तो परिवर्तन जरूरी है। वी नीड अ चेंज। हमारे देश में, हमारे इस मुल्क में इस परिवर्तन की बहुत ही आवश्यकता महसूस करी जा रही थी। मैं भी बहुत सारे मोटिवेशनल सेमिनार्स में इस प्रकार की बातें किया करता था कि देखिए वोकेशनल कोर्सेज की हमारे मुल्क में बहुत जरूरत है। नहीं तो क्या होता है, सिर्फ हम थियरीज पढ़ करके आगे चल करके ग्रेजुएट्स बन करके निकलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हम बनते हैं, ठीक है, लेकिन हमें वहां पर प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं आ रहा होता है, या फिर हम उस एजुकेशन को जो कि हमने हासिल किया है उसका कोई आउटपुट जो है नहीं ले पा रहे हैं, ना ही हमसे हमारे समाज को कोई फायदा हो पा रहा है। तो अभी परिवर्तन जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छे के लिए परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इस परिवर्तन को हम स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है। बात करने से पहले चंद छोटी सी बात आप मेरी सुन लीजिएगा कि जिस तरह से एक जगह पर रुका पानी जैसे बदबू मारने लगता है, उसी तरह से एक पुरानी पद्धति, मैं अपनी इस एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं, उसी तरह से एक पुरानी पद्धति जहां पर क्या होता था, एक रट्टू तोते वाली शिक्षा व्यवस्था थी ये, ठीक है, उससे पढ़ाई करने पर बच्चों को कोई फायदा नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और यही कारण है कि भारत में समय समय पर शिक्षा नीति को बदला जाता रहा है। और सबसे पहले भारत में शिक्षा नीति जो है, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त अर्थात इन द ईयर 1968 पहली शिक्षा नीति तब इंट्रोड्यूस करी गई थी। और उसके बाद में 1986 में जब भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी थे, उस वक्त दूसरी शिक्षा नीति आई थी, ठीक है दोस्तों। अभी जो वर्तमान शिक्षा नीति है वह हमारे देश की तीसरी और इस 21वीं सदी की हमारे मुल्क की पहली एजुकेशन पॉलिसी है। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं यदि आप स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, कि चाहे किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यदि आप टीचर्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यदि आप एयरफोर्स, नेवी इत्यादि इनकी तैयारी करें तो भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आप RAS की या UPSC की इनकी तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस प्रकार की क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो दूसरी शिक्षा नीति जो है 1986 में आई थी, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी जी थे। उसके पश्चात थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था 1992 में जब PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे देश के, तो उस वक्त थोड़ा सा संशोधन किया गया था
1992 में, तब यशपाल कमेटी की सिफारिशों पर लर्निंग विदाउट बर्डन ये सुझाव दिए गए थे। तो थोड़ा सा परिवर्तन उस वक्त किया गया था। उसके बाद में थोड़े बहुत परिवर्तन जो है 2009 में अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का अधिकार लेकर के जब आया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तब हमारी शिक्षा नीति में थोड़ा परिवर्तन हुआ था, लेकिन बदली नहीं गई थी दोस्तों, थोड़ा परिवर्तन हुआ था। ठीक है, लिटिल बिट चेंजेस, थोड़े बहुत बदलाव किए गए थे। ठीक है, परिवर्तन किए गए थे, लेकिन चेंज नहीं किया गया था। चेंज अब हुआ है। ओके, चेंज अभी हुआ है। तो वर्तमान में 34 साल पुरानी हमारी शिक्षा नीति चल रही है, जिसको अभी बदला जाएगा। ठीक है, और यह शिक्षा नीति जो है बदलते परिदृश्य में थोड़ी प्रभावहीन हो रही थी। इसका इंपैक्ट वैसा नहीं आ रहा था जैसा कि हम चाह रहे थे, इसलिए इसको बदला जा रहा है। यही कारण रहा कि 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया और जनता से भी सलाह इसमें मांगी थी। लाखों लोग जो हैं उन्होंने अपनी सलाह इसमें दी है। हिंदुस्तान के, हमारे देश के हर राज्य के लोगों से इसके बारे में पूछा गया है, फिर इसका मसौदा तैयार किया गया है। तो भारत की नई शिक्षा नीति जो है 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 29 जुलाई को इसकी मंजूरी दे दी है। इस नई शिक्षा नीति का मसौदा जो है हमारे पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने तैयार किया है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस शिक्षा नीति के बारे में कुछ खास कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको अपन लेकर के आते हैं, उनके बारे में अभी अपन बात करते हैं। ऐसे कई सारे बिंदु हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मेरी भरपूर कोशिश ये रही है कि मैं इन बिंदुओं को थोड़ा सा समेट करके, थोड़ा समराइज करके आपका वक्त बचाते हुए यहां पर लेकर के आया हूं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए पहला बिंदु देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा। ध्यान देंगे कितना प्रतिशत खर्च किया जा रहा है, 6% खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो सवाल यह भी तो आपका बनता है कि पहले कितना प्रतिशत था, तो 4.43% जो है ये पहले था, 4.43 था, और अभी ये बढ़ करके कितना हो जाएगा आपका 6% हो जाएगा। किसका है ये, आपके जीडीपी का है, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात ठीक है दोस्तों। आगे यदि अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे बच्चों के लिए कि अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा जो है मातृभाषा में होगी, अर्थात बच्चे की जो मातृभाषा जो है उसमें उसे एजुकेशन दी जाएगी। कहां तक दी जाएगी देखिएगा, नोट कीजिएगा इस चीज को, 5वीं कक्षा तक अर्थात 5th स्टैंडर्ड तक बच्चा जो है वो क्या कर सकता है, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे के लिए सबसे जो इजी जो लैंग्वेज रहती है वो उसकी अपनी मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है, मदर लैंग्वेज होती है, और उसी में यदि इसे एजुकेशन मिले तो उसकी लर्निंग जो है काफ़ी आसान हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश जो है उसको अवॉइड कर दिया जाएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश जो है वो एक बतौर सब्जेक्ट के तौर पर इनको पढ़ाई जाती रहेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय अर्थात ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अर्थात जिसको आप शॉर्ट में HRDM भी कहते हैं, अब इसका नाम बदला जाएगा और अब इसे शिक्षा मंत्रालय ये नाम दे दिया जाएगा, अर्थात एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्या नाम दिया जाएगा, बड़ा परिवर्तन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, नोट कीजिएगा इसको। क्या नाम दिया जाएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री इसे नाम दिया जाएगा। तो अब रमेश पोखरियाल निशंक जो है अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नोट कर लीजिएगा दोस्तों इस बात को।
देश के अब ये शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़ करके जितने भी उच्च शिक्षा के लिए आप जाएंगे, वहां पर एक एकल निकाय के रूप में, एक सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में, एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग HECI, भारत उच्च शिक्षा आयोग अर्थात हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI, तो भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, ध्यान दे लेंगे। लेकिन इससे आपकी लॉ और मेडिकल को, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को इससे बाहर रखा गया है। इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी अलग होंगे। बाकी की जितनी भी हायर एजुकेशन है उनके लिए HECI जो है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी ग्रुप में रहेगी। ठीक है दोस्तों, आगे फिर देखते हैं। इसके अलावा छठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को छठी कक्षा के बाद से इंटर्नशिप कराई जाएगी। तो पहले बात करते हैं किसकी, वोकेशनल कोर्सेज की। ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव बदलाव लेकर के आया जा रहा है एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा कि वोकेशनल कोर्सेज हैं क्या। जैसे मान लीजिए कि छठी कक्षा में बच्चा आ गया है, छठी कक्षा के बाद जो पढ़ाई कर रहा है, तो उसे वोकेशनल कोर्सेज, व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो है उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मान लीजिए बच्चे की कंप्यूटर में रुचि है, तो ठीक है, तो वो कोडिंग डिकोडिंग जो है, कोडिंग वगैरह इस तरह की कोर्सेज जो है वो वहां सीख सकता है। मान लीजिए वो कुछ क्रिएटिव उसका एस्पेक्ट अच्छा है और इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, मशीनों के साथ खेलता है, तो इस प्रकार के फील्ड में वो जा सकता है। मान लीजिए वो पेंटिंग में ज्यादा अच्छा है, तो पेंटिंग वाले फील्ड में उसको इंटर्नशिप करवाई जा सकती है लोकल स्तर पे। ठीक है, तो छठी क्लास से पहली बात तो वोकेशनल कोर्सेज को प्रारंभ किया जाएगा और साथ ही साथ में इसमें बच्चों को इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। ठीक है, वो भी लोकल लेवल पर करवाई जाएगी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म NEFT बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब, ध्यान देंगे, वर्चुअल लैब ये विकसित करी जा रही है। किसके लिए, ई पाठ्यक्रम के लिए। अर्थात जो अभी लॉकडाउन के दौरान आपने ये चीज जरूर अनुभव कर ली होगी कि डिजिटल एजुकेशन जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ई कंटेंट तैयार किए जाएंगे, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उनको काफी प्रमोट किया जाएगा, काफी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या तैयार किया जा रहा है, NEFT, नेफ्ट शॉर्ट में आप कह सकते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म, ये इसकी फुल फॉर्म दे रखी है यहां पे। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, इसको तैयार किया जाएगा, इसका गठन किया जाएगा। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स जैसे जो विषय हैं उनको भी पाठ्यक्रम में शामिल करके बढ़ावा दिया जाए। म्यूजिक है, आर्ट्स है, ठीक है, म्यूजिक के अलावा आर्ट्स जैसे पेंटिंग मान लीजिए, स्कल्पचर मान लीजिए, ठीक है, ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं, इनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट इनको बढ़ावा दिया जाने वाला है। तो यहां इससे क्या होगा, बच्चे का जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है वो डेवलप होगा। ठीक है, वो प्रैक्टिस अर्थात प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो भी इसका बढ़ेगा, बजाय थियोरेटिकल नॉलेज के जो कि अभी तक अबंडेंस में था, एक्सेस में था। तो थियोरेटिकल नॉलेज इसको कम किया जा रहा है और प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाया जा रहा है। और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अर्थात ज्ञान जो हम हासिल करते हैं उसको हम अपने जीवन में किस प्रकार से काम में ले सकते हैं, लागू कर सकते हैं, इस पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि साल 2030 तक उच्च शिक्षा में फीसद सकल नामांकन अनुपात, ठीक है, अर्थात GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। और यह फिलहाल कितना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए नोट करना, फिलहाल कितना है, 26.3% है दोस्तों।
26.3% है अभी, जिसे कितना पहुंचाना है हमें 50%। कब तक पहुंचाना है? बाय द ईयर 2030, वर्ष 2030 तक पहुंचाना है। याद रखिएगा इस चीज को। इसके अलावा हम बात करें तो एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में हमारे सामने चीजें आने वाली हैं, और इस बदलाव को हम यहां कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे। यह बदलाव जो है आपकी जो 10+2 जो सिस्टम चला करता था, 10+2+3, उस सिस्टम को चेंज किया जा रहा है। यह किस रूप में आपके सामने आएगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको भी जानेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने इस टॉपिक को तैयार करने से पहले मैंने काफी सारे आर्टिकल्स देखे हैं, कई लोगों की वीडियोस, उनको भी मैंने स्टडी किया है। तो वहां पर मैंने देखा कि सभी लोग जो है, चलिए इसकी बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, इसकी भी बात कर रहे हैं, लेकिन टीचर एजुकेशन की कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैंने आज के सेशन को 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया, 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है कि पहले तो अपन इस नए बदले फॉर्मेट की बात करने वाले हैं, इसके बाद फिर हायर एजुकेशन जो है इसकी बात करेंगे, और फिर हम सबसे अंत में टीचर एजुकेशन की भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले इसकी तरफ चलते हैं। 5.3 5+3+3+4 जो नया फॉर्मेट आया है उसकी पहले अपन बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो फॉर्मेट है ये किसकी जगह ले रहा है? ये हमारा जो 10+2 जो फॉर्मेट था, अर्थात पहले से 10वीं कक्षा तक, और इसके बाद अगले 2 साल 11th और 12th, ठीक है, उनके बारे में इसको हटा दिया गया है और इसकी जगह क्या लेकर के आया गया है? 5+3+3+4। अब ये है क्या? ये 5 क्या है? पहले जरा इसको समझ ले एक बार। 5 की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर 5 का मतलब क्या हो गया? जिसको अपन फाउंडेशन स्टेज नाम दे रहे हैं, ये है क्या चीज? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको इस प्रकार से बांटा गया है कि बच्चे के पहले 3 साल और फिर उसके लिए पहली और दूसरी कक्षा। ये जो पहले 3 साल जो है, जिसको अपन LKG UKG कहते हैं, तो आप यहां पर इसको प्री प्राइमरी एजुकेशन के रूप में मान लीजिएगा। ठीक है, जहां पर प्ले ग्रुप में बच्चे जाते हैं उस तरह से मान लीजिएगा। ठीक है, प्री प्राइमरी सेक्शन इसको मान सकते हैं। 3 वर्ष बच्चे को व्यतीत करने, आंगनवाड़ी हो सकता है, ठीक है, बाल वाटिकाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? प्री प्राइमरी कहेंगे, और ये पहली और दूसरी कक्षा है। और यहां पर लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग विद फन एक्टिविटीज के द्वारा यहां पर बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। और पहले अपन बात कर चुके हैं कि मातृभाषा जो है उसी का सहयोग लिया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश जो है उसे बतौर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, फिर आगे अपन बात करें इसमें, हाँ जी दोस्तों, आगे हम इसमें बात करने वाले हैं हाँ जी, ये 5 के बाद में अपन इसकी बात कर रहे हैं। यहां एज ग्रुप क्या रहेगा? पहले 5 में क्या था? 3 से 8 साल तक के बच्चों को इसमें शामिल किया जा रहा है। अगले जो 3 वर्ष हैं उसकी यदि अपन बात करें तो यहां एज ग्रुप की यदि आप बात करो तो इसमें 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों को, इस एज ग्रुप के बच्चों को इसके तहत लाया जा रहा है। इसको हम प्रीपरेटरी स्टेज नाम दे रहे हैं। और इसमें क्या होगा? कक्षा 3 से लेके 5 तक के जो बच्चे हैं वो इसमें शामिल होंगे। अर्थात कक्षा 3 से लेके 5 तक का जो स्टैंडर्ड है उसको अपन प्रीपरेटरी स्टेज नाम दे रहे हैं। एज ग्रुप क्या रहेगा? 8 से 11 वर्ष तक का रहेगा। ठीक है, इसके बाद में हम फिर से आगे बढ़े तो यहां पर फिर से हमारे लिए 3 साल और है। इसमें 11 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे जो हैं उसको इसमें लेकर के आया जाएगा।
और यहां पर 6, 7 और 8, अर्थात कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसको मिडिल स्टेज कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? मिडिल स्टेज। और अभी अपन बात कर ही रहे थे कि यहां पर वोकेशनल कोर्सेज जो है उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ध्यान देंगे, वोकेशनल कोर्सेज यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, अर्थात जो मिडिल स्टेज है बच्चे की, वहां पर उसे प्रैक्टिकल नॉलेज जो है मिलना शुरू हो जाएगा। वहां पर बच्चा जो व्यवहारिक ज्ञान जो है वो लेने लग जाएगा, शुरुआत हो जाएगी उसकी। कोडिंग जैसे कोर्सेज जो है वो इसके लिए शुरू हो जाएंगे। और जब तक ये वह इस स्टेज तक पहुंचेगा, अर्थात ये 4 वाली स्टेज को कंप्लीट करेगा, तब किसी न किसी एक स्किल में वह मास्टर बन के निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल अडेप्ट बन करके अपने सामने आएगा, ताकि वो उसके बाद में क्या कर सके, अपने उस ज्ञान का प्रयोग करके चंद पैसे भी कमा सके और समाज में बेरोजगार की जो फौज खड़ी है उसमें शामिल नहीं होना पड़े उसे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो 4 ये दिया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको अपन अच्छे से समझेंगे, इसको कैसे इंपॉर्टेंट है देखते हैं अभी। हाँ जी, पहले एज ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो इसमें 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को लिया गया है। कक्षा 9 से लेकर के 12 ये बच्चे इसमें शामिल होंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है तो ये सुनिए कि पहले जैसे 11th और 12th में क्या होता था, स्ट्रीम सिस्टम होता था। स्ट्रीम का मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इस प्रकार से 3 स्ट्रीम मुख्यतः हमारे यहां देश में चलते थे। अब इस स्ट्रीम सिस्टम को बंद कर दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब्जेक्ट गायब हो गए हैं। इनके तहत जो सब्जेक्ट थे वो गायब नहीं हुए, ये स्ट्रीम के नाम जो है इनको हटा दिया गया है। अब सब्जेक्ट्स का एक पूल होगा, यो समझ लीजिए एक पैकेज होगा, उस पैकेज में से आप अपने सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मसलन मान लीजिए आपको साइंस में बायोलॉजी पसंद है, और लेकिन साथ में आपको आर्ट्स की तरफ देखा जाए तो वहां पर आपको इकोनॉमिक्स भी पसंद है, और कॉमर्स में आपको अकाउंट्स जो है वो भी काफी पसंद है। यदि ऐसा है तो आप अभी पढ़ पाएंगे, लेकिन पहले आप नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि आप स्ट्रीम में बंधे हुए थे। तो स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया है। 9th क्लास में ही बच्चा क्या कर सकता है, सब्जेक्ट चूज कर सकता है। ठीक है, बशर्ते वह उसके उस पैकेज में हो, उस पूल में दे रखे हो। ठीक है, उनको चुन सकता है। हालांकि इसके बारे में और जो गाइडलाइंस है अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, अभी गाइडलाइंस आनी बकाया है, बाकी है। ठीक है, वक्त के साथ में ये चीजें जो है हमारे सामने आ जाएंगी। फिलहाल आप इतना समझ लीजिएगा कि यहां पर कक्षा 9th में क्या कर सकता है बच्चा जो है, ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट्स को चूज कर सकता है, सब्जेक्ट्स को चूज कर सकता है, ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, बशर्ते उसके पूल में वो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हो। तो दोस्तों ये रहा अपना 5 + 3 + 3 + 4 का पैटर्न, जिसको अभी लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बारे में फिर अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में, इस पैटर्न के बाद में हायर एजुकेशन की बात करते हैं, अर्थात कॉलेज एजुकेशन की बात करते हैं कि वहां पर क्या रहने वाला है। तो वहां पर आप ये नंबर 4 इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। पहले जैसे था 10 + 2 + 3 था। ठीक है, 10 फिर 2 फिर 3, 10 + 2 + 3 था। अब क्या रहेगा, 5 + 3 + 3 + 4 + 4। ठीक है, अब ये 4 क्या है इसको आप समझिएगा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे सामने है, इसमें पहले क्या होता था, पहले पुरानी एग्जिस्टिंग उसकी बात कर लेते, थोड़ा सा तुलना करते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में हैं और किसी कारणवश आप फर्स्ट ईयर के बाद में आगे पढ़ाई को जारी नहीं रख पाए, तो क्या होता था, क्या आपको ग्रेजुएट की डिग्री मिलती थी? क्या आप ग्रेजुएट होते थे? ग्रेजुएशन होता था आपका? नहीं होता था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में आप 12th पास एक स्टूडेंट की तरह से ही रह जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अभी क्या रहने वाला है, यदि आपने सिर्फ 1 साल ही किया है तो फिर इसे एक सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, और इन फ्यूचर यदि आप चाहें तो वापस जुड़ सकते हैं, तब आपके सर्टिफिकेट कोर्स जाया नहीं होगा।
फिर आप ये दूसरे साल से शुरू कर सकते हैं। समझ आ रहा है ना? ठीक है। ये लेकिन यदि आप मान लीजिए 2 साल यहां बिताए हैं, 2 साल की ही एजुकेशन हासिल करी है, तो फिर आपको क्या मिलेगा? डिप्लोमा मिलेगा। और 3 साल यदि आपने यहां पर व्यतीत किए हैं तो फिर आपको यहां पर डिग्री मिलेगा, अर्थात आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, आप क्या हो जाएंगे? ग्रेजुएट। तो फिर 4 क्या है? नंबर 4 क्या है? इसको आप बिल्कुल गौर कर ले, गौर फरमा लीजिए आप इस पे। मान लीजिए आप पीजी करना चाहते हैं और उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो ये चौथे वर्ष में आपको यहां पढ़ाई करनी पड़ेगी और फिर अगले 1 साल में ही आपका एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी है, हालांकि स्ट्रीम नहीं रहेगा, ठीक है, आपका ये जो पीजी जो है वो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। या फिर मान लीजिए आप रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो पहले चौथे वर्ष की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है? फिर आगे बढ़े, इसी चीज की मैं वापस बात कर रहा हूं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला था 4 वाला, मैं उसी की वापस बात कर रहा हूं। इसको अपन ने मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एक्सिट नाम भी दिया है। मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एक्सिट। ठीक है, आप किसी भी लेवल पर एंट्री कर सकते हैं, किसी भी लेवल पर बाहर जा सकते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा। अभी से मैंने पीछे बताया था कि मसलन मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर ही किया, फिर पढ़ाई छोड़ दी, पड़ गई, ठीक है, तो आप क्या रहे, क्या आपको डिग्री मिल पाती? नहीं मिल पाती। लेकिन 2-3 साल बाद में, 5 साल बाद में फिर आपका वापस मन हुआ, ठीक है, आपको वापस मौका मिला और आप फिर से आप जुड़ना चाहते हैं तो वापस आपको फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लेना पड़ता। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपने 1 साल कंप्लीट किया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेट आपने ले लिया, ओके, 5 साल बाद में आप वापस आए तो फिर क्या होगा? अब आपको सेकेंड ईयर से, ओके, जो नंबर 2 है वहां से स्टार्ट करना है, अब आपको फर्स्ट ईयर से नहीं करना है। तो ये इसका फायदा रहेगा। तो अभी यदि कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। वर्तमान में ऐसा होता है, ओके। लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद, पढ़ाई छोड़ने के बाद डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, इससे देश में ड्रॉप आउट रेशियो कम होगा। ध्यान दे, क्या कम होगा? ड्रॉप आउट रेशियो कम होगा। और एक और महत्वपूर्ण खबर अभी मेरे दिमाग में बात आई है कि 2 करोड़ बच्चों को जो कि ड्रॉप आउट्स हैं उनको वापस इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। तो ध्यान कर लीजिए, 2 करोड़ बच्चे आने वाले हैं और 2 करोड़ बच्चे आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके लिए भी, अर्थात जो स्टूडेंट है, टीचर्स भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छे मौके हैं। ठीक है, आप जुट जाइए, नई नई वैकेंसी जो है जरूर अनाउंस होंगी। ठीक है, नए नए स्कूल्स जो है वो भी बनेंगे और जो वर्तमान जो टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाना होगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो बात करते हैं आगे। यदि कोई छात्र किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहे, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एक्सिट, मान लीजिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर में किसी और सब्जेक्ट के साथ वो चल रहा था, ठीक है, मन किया नहीं यार अभी मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, 1 साल यहां कर लिया, ओके कोई बात नहीं भाई, अब तो दूसरा कोई कोर्स कर ले, वहां चला जा। ठीक है, तो एक निश्चित समय के लिए, ये निश्चित समय जो है इसको थोड़ा परिभाषित करना पड़ेगा, कितने समय के लिए, अभी इसको डिफाइन नहीं किया गया है, आगे आने वाले वक्त में इसको डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी शैल कम टू नो अबाउट इट, ओके, इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। तो एक निश्चित समय के लिए आप क्या ले सकते हैं? ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उस कोर्स को पूरा करने के बाद भी आप वापस आ सकते हैं और यहां फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। अर्थात आप किसी भी लेवल पर आप आउट हो सकते हैं, इन हो सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एक्सिट इसे कहा गया है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जिसके बारे में अभी तक मैंने जितने वीडियोस देखे हैं उन वीडियोस में किसी ने बात नहीं करी है। अर्थात मैं बात करने जा रहा हूं टीचर एजुकेशन के लिए, क्योंकि ये जब आपको पता है कि नई पॉलिसी आ रही है, उसमें बच्चों के लिए बदलाव हो रहे हैं, तो बच्चों के लिए यदि बदलाव हुए हैं तो उसी अनुपात में, उसी प्रकार से, ठीक है, टीचर्स को भी अपने आप में क्या लाना पड़ेगा? बदलाव लाना पड़ेगा। वो किस तरह के बदलाव होंगे अभी बात करने वाले हैं। पहले आप क्वालिफिकेशन की बात कर लीजिए। अभी जब किसी को टीचर बनना होता है तो बीएड करना होता है, ठीक है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? अभी फिलहाल बीएड जो है 2 वर्ष का है, ठीक है, अभी क्या रहेगा इसकी बात करेंगे, आगे क्या रहेगा इसकी बात करेंगे। अभी कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है।
तो पीछे जो 4 वाला सिस्टम मैंने आपको दिया था उसी में आप वापस चलिए। ठीक है, पहले साल में आपको सर्टिफिकेट मिलता है, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में ग्रेजुएट होने की डिग्री मिलती है, और चौथा वर्ष जो है आप क्या कर सकते हैं, इसमें बीएड कर सकते हैं। अर्थात ये 4 वर्ष जो है, ठीक है, जब आपने बीएड किया है तो इस प्रकार की जो बीएड जो है आपके लिए कैसी बीएड कहलाएगी, इंटीग्रेटेड बीएड जो है वो आपके लिए कहलाएगी। इंटीग्रेटेड बीएड जो है वो आवश्यक रहेगी, और वर्ष 2030 तक, ध्यान कर लीजिए, साल 2030 तक, बाय द ईयर 2030 इंटीग्रेटेड बीएड कंपलसरी होगा, जरूरी होगा यदि आप टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि अभी इसमें कुछ छूट रहेगी। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के बाद में आप कुछ और करने लग गए, कोई बात नहीं, फिर आपने सोचा नहीं मैं तो टीचर बनूंगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा। तो आपको 2 साल व्यतीत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इस लेवल पे क्या किया था, एक्सिट किया था, तो आप इस लेवल पे क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। समझ गए? तो ये भी आपको फायदा रहेगा। ओके दोस्तों, अब आगे देखिए इंपॉर्टेंट चीजें अभी आपके सामने निकल करके आएंगे कि टीचर एजुकेशन में क्या क्या रहने वाला है। तो ए न्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव, एक बहुत ही समग्र नई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन अर्थात NCFTE 2021 में विल बी फॉर्मुलेटेड, इसकी स्थापना होगी, और किसके द्वारा होगी, बाय द NCTE के द्वारा होगी, इन कंसल्टेशन विद NCERT के सलाह मशवरे से। NCTE क्या करने वाला है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, अर्थात जिस प्रकार से अभी बीएड है, ठीक है, NCERT की सलाह से NCTE क्या करेगा, इनका पाठ्यक्रम तैयार करेगा, जो आपके सामने कब तक आएगा, 2021 में इसका गठन होकर के आएगा। बाय 2030 वर्ष 2030 तक द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी अ 4-year इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। बात वही है जो अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपसे कही कि वर्ष 2030 तक यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री का होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। रॉबस्ट टीचर रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ, बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव हुआ है, तो उस एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको वैसे ही कॉम्पिटेंट टीचर्स भी लाने पड़ेंगे, और ऐसे कॉम्पिटेंट टीचर्स को आपको रिक्रूट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे आपके लिए अवसर आने वाले हैं दोस्तों। जब परिवर्तन होता है, जैसे कोरोना काल है, ठीक है, काफी सारे इसमें परिवर्तन आए हैं, और जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन जो है आपके लिए अवसर जरूर लेकर के आता है, मौके जरूर लेकर के आता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये भी आपके लिए कई तरह के मौके आपके लिए लेकर के आएगी। तो इंतजार कीजिए, बहुत सारे वैकेंसी जो है जल्द आने वाली हैं इसी न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, अ कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स अर्थात NPST will be developed by the National Council for Teacher Education NCTE, जिसकी अपन पीछे बात कर रहे थे, by 2022 in consultation with NCERT and SCERTS। ये प्लूरल बना रहा हूं मैं, इसको ध्यान दीजिएगा, मैं किसी एक स्टेट SCERT की बात नहीं कर रहा हूं, सभी स्टेट के जितने भी CERTs हैं उनकी बात कर रहा हूं। इनके अलावा कुछ एक्सपर्ट टीचर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ठीक है, हर लेवल के, उनसे भी सलाह मशवरा किया जाएगा। स्टेट SCERT से सलाह मशवरा किया जाएगा, NCERT से सलाह मशवरा किया जाएगा, और फिर ये जो सलाह मशवरा है ये किसके पास जाएगा, NCTE के पास जाएगा, और 2022 तक क्या किया जाएगा, एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स अर्थात टीचर्स का एक स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा, ठीक है, जो हर पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो सभी पर लागू होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी अप्रोच लगा करके प्राइवेट स्कूल में तो चल गए, गवर्नमेंट में चलो नहीं जा सके, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, नहीं, ये सभी के लिए क्या रहेगा, समान रहेगा।
ये ठीक है, इस स्टैंडर्ड पर, इस पैमाने पर आपको खरा उतरना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार का एक स्टैंडर्ड जो है, मानक जो है, पैमाना जो है हमारे लिए जल्द ही आने वाला है बाय द ईयर 2022। कौन लेकर के आ रहा है? एनसीटीई लेकर के आ रहा है। और ये एनसीटीई, इसको सलाह कौन देगा? एनसीईआरटी देगा। और कौन देगा? जितने भी स्टेट्स हैं उनकी एससीईआरटीज जो हैं वो सलाह देंगे। इनके अलावा जो एक्सपर्ट एंड डेवलप्ड जो टीचर्स एंड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस सलाह मशवरे का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसको अपन कह सकते हैं सीपीडी, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात जो है बहुत जरूरी है। मान लीजिए जो अभी टीचर्स एंड प्रिंसिपल, अर्थात जो जॉब में है, अभी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जॉब में हैं, उनके लिए भी 50 आवर का एक प्रोग्राम होगा हर वर्ष, उनको ज्वाइन करना होगा। आप बच नहीं सकते, भले ही आप प्रिंसिपल हैं। आपको तो आप सोचिए यार मुझे कहां जरूरत है, मैं तो प्रिंसिपल हूं, मुझे कौन सा पढ़ाना था। नहीं, ठीक है, आपको इसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको ये ट्रेनिंग लेनी ही होगी, आपको अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करना ही होगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और संभवतः हो सकता है कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स जैसी चीजें जो है वो भी हमारे सामने निकल करके आए। ठीक है, और यह भी संभव हो सकता है कि यदि आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, काफी अच्छे से इस माहौल में आप ढल पाएंगे। यदि ऐसा किया है तो अपने इस डिपार्टमेंट की टॉप जो पोस्ट है वहां तक भी आप जा सकते हैं, ऐसा संभव है। फिलहाल आगे एक चीज और भी आप गौर कीजिएगा कि डेमो सिस्टम होगा, डेमोन्स्ट्रेशन आपको देना होगा, डेमो होगा और इंटरव्यू होगा जॉब में आने के लिए। यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि इसमें करप्शन जो है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, आई डू एग्री विद यू, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन इंटरव्यू जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, आपकी पर्सनालिटी के कई तरह के एस्पेक्ट्स हैं उनको जांचता है। तो इंटरव्यू सही है भी और नहीं भी, ये एक बहस का विषय है जिस पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट्स कर सकते हैं कि इंटरव्यू रखना सही है या नहीं है। इसके बारे में आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही है आपके लिए। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे खूब लाइक कीजिए। आपके सवाल हैं कमेंट में आप सवाल लिख करके भेजिए और इसे जरूर आप शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता चले। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।